अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की इस एडिटोरियल में चर्चा होने वाली है एक इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर। इस एडिटोरियल में बात होगी रूस और यूक्रेन के एक साल के बाद जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई है या जो परिस्थितियां अभी बन रही है, इस युद्ध को रोकने का प्रयास जो चल रहा है वो कितना कारगर हो रहा है और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके बारे में। ये सारी बातें इस एडिटोरियल में तो होगी ही, लेकिन इसके पहले ज़रूरी है कि आप इसके बैकग्राउंड में जाएं। आपको पता होगा कि आज हम लोग 26 या 27 जो भी आपका डेट है, अभी बात करते हैं 25 तारीख की ही बात करते हैं। 25 तारीख का फरवरी का ही मंथ था, लेकिन ईयर था 2022। 2022 में 24-25 का जो डेट आप जानते हैं, इसी दिन एक साल पहले 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा कवरिंग हुई थी और बहुत सारे स्थितियां उत्पन्न हुई थी कि भारत किसके साथ रहेगा, नहीं रहेगा, कौन देश किसके साथ जाएगा, नहीं जाएगा। बाद में सारे मामले ये चलते रहे और आज एक साल हो गया। दरअसल मामला क्या है कि रूस और यूक्रेन का मामला इस प्रकार से है कि आपको पता है कि एक संगठन है जिसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी और आपको पता है कि 1949 जो ईयर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1939 से 45 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 45 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 1949 में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है, उसके सहयोग से, उसके संगठन से उसको संगठित करके इसमें 1949 में नेटो बनाया गया। नेटो का संकल्प है कि जो भी इसके सदस्य हैं, यूरोपियन देश हैं या अमेरिकन हैं, उनकी क्या करना है, सुरक्षा करना है और उनकी संप्रभुता, उनकी एकता, अखंडता को रक्षा करना है। अब यूक्रेन की भी चाहत थी कि नेटो का सदस्य बन जाए, यानी यूक्रेन जो है वो भी चाहता था कि नेटो का सदस्य बन जाए। और नेटो जो संगठन है वो रूस का यानी रसिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में देखा जाता है। और ऐसे में चूँकि यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो रूस के साथ मिलता है, बाउंड्री शेयर करता है, तो रूस को खतरा हो गया कि अगर यूक्रेन भी नाटो के सदस्य बन जाएंगे तो नाटो जो है अपनी सेना की या फिर कह लो अपने जितने भी उसके वेपन्स हैं, ये बॉर्डर पे वो क्या कर सकता है, डिप्यूट कर सकता है। इससे क्या होगा कि रूस के लिए खतरा बन सकता है। और इसी बात को लेकर के झगड़ा है और झगड़ा इस तरह से है कि एक साल भी हो गए, इसके बाद भी ये झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कुल मामला था। अब आगे क्या हुई है इसमें हम लोग बात करते हैं। नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल कहने का मतलब होता है तटस्थ, यानी टेकिंग किसी दोनों पार्ट में से किसी तरफ नहीं जाना, यानी न्यूट्रल रहना। तो भारत जब भी ऐसे मामले आते हैं तो न यूक्रेन की तरफ जाता है और न ही रूस की तरफ जाता है, वो न्यूट्रल रहता है। ये हमारी जो प्रिंसिपल है, सोच है, सिद्धांत है, वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ऑन इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन एट द यूएन, भारत का जो स्टैंड था यूक्रेन को लेकर के यूएन में, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस में, इसके बारे में इस एडिटोरियल में बात हो रही है। इसमें जो एडिटोरियल के राइटर हैं उनका मानना है कि इंडिया कैन नॉट बी सीन एज अ डिथरिंग ऑन इश्यूज ऑफ एनी नेशंस सोवरेनिटी, किसी देश की संप्रभुता के मामले में। सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ, संप्रभुता, यानी अपनी अखंडता कह सकते हो उनकी। तो किसी स्वयं के ऊपर शासन करने की जो क्षमता है वो संप्रभुता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी नेशन के संप्रभुता के मामले में भारत कैन नॉट बी सीन एज डिथरिंग, भारत को हिचकिचाते हुए नहीं देखा जा सकता है, यानी भारत की हिचकिचाहट नहीं देखी जा सकती है। यानी भारत जो है ऐसे मामलों में हिचकिचाता है कुछ मामले में अपने फैसला लेने में। तो यही कहा जा रहा है कि इंडिया कैन नॉट बी सीन एज डिथरिंग, यानी भारत को हिचकिचाते हुए नहीं देखा जा सकता है। कैसे मामले में, तो इशू जो होते हैं किसी भी देश की संप्रभुता के मामले में, ऐसे आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहना है एडिटोरियल के राइटर का। अब यहाँ पे पढ़िए। नियरली 1 year to the date of Russian President
Vladimir Putin's launch of attack on Ukraine, February 24, 22, the UN General Assembly's vote on the latest resolution to criticize Russia resulted in 141 votes। पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि लगभग 1 साल हो गए हैं जब व्लादिमीर पुतिन, सुना होगा, रूस के क्या है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लॉन्च किया था अटैक यानी यूक्रेन के ऊपर। कब? फरवरी 24 को। उससे करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। तब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन लाया। इस रिजोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया गया है रसिया के, जो कि इसमें जो रिजल्ट आया है 141 ऐसे वोट थे जो फेवर में आया था। यानी यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा जो रिजोल्यूशन लाई गई उसमें कहा गया है कि कितने जो ऐसे देश हैं जो रसिया के द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी आलोचना करते हैं। तो आलोचना करने वालों में देशों में 141 लोग हैं, 7 अगेंस्ट। और ये जो क्रिटिसाइज़ किया गया है रूस को, उसमें से 7 ऐसे लोग हैं जो इस रिजोल्यूशन के खिलाफ, यानी रूस को क्रिटिसाइज़ करने के खिलाफ गए हैं। और 7 देश में एक तो खुद रूस भी है उसमें, और 32 ऐसे देश हैं जो एब्सटेंशंस मतलब होता है उससे दूरी बना करके रखे, एब्सटेन कर गए, यानी उसमें भाग नहीं लिए। और उसमें भाग नहीं लेने वालों में से जो न्यूट्रल देश हो गए, इंडिया और चाइना हो गया। चाइना ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, इंडिया ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो फेवर करता है या उसके अगेंस्ट में है। तो इस तरह से यूएन के जनरल असेंबली के द्वारा जो वोटिंग हुई, इस रिजोल्यूशन के पक्ष में कितने लोग थे, कितने देश थे? 141। 7 जो है रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में थे, जिसमें रूस भी एक था, और 32 ऐसे देश रहे हैं जो कि न्यूट्रल रहा, जिसमें भारत और चाइना ये दोनों देश भी शामिल हैं। अब आते हैं द रिजोल्यूशन और अ कॉल फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस। और ये जो रिजोल्यूशन था एक तरह से आह्वान था कि एक लास्टिंग यानी टिकाऊ जो शांति उत्पन्न हो। दैट वाज इवेंचुअली स्पॉन्सर्ड बाय मोर देन 17 कंट्रीज। और इसको स्पॉन्सर कितने द्वारा किया गया था? 70 देशों के द्वारा। यानी 70 देश ऐसे चाहते थे कि अब एक लंबे दौर तक चलने वाली शांति की प्रक्रिया की बहाली हो, और ये 70 देशों के द्वारा ये डिमांड किया गया था, स्पॉन्सर किया गया था। डिमांडेड एन इमीडिएट सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़। और इनकी मांग थी, जो 70 देश ऐसे थे जो कि त्वरित रूप से, तत्काल रूप से, सीसेशन का मतलब होता है रोक लगाना, हॉस्टिलिटीज़ मतलब दुश्मनी, यानी दुश्मनी पे रोक लगाने की बात की है। एंड अपील्ड फॉर अकाउंटेबिलिटी एट इंटरनेशनल कोर्ट्स। और अपील किया है कि ये जो है जिम्मेवारी तय की जाए इसकी, कहाँ? इंटरनेशनल जो कोर्ट्स है वहाँ पे, फॉर राइट्स ऑफ वायलेशन एंड वॉर क्राइम्स। जो राइट्स हैं, जो अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन का मतलब लिखिएगा उल्लंघन, और वॉर तो जानते हैं युद्ध होता है, क्राइम्स तो जानते ही हैं अपराध होता है। तो 70 देश ऐसे हैं जिन्होंने मांग किया कि त्वरित रूप से, तुरंत ही ये जो दुश्मनी है उस पर रोक लगाई जाए, और ये जिम्मेवारी तय की जाए इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि जो आदमी क्या कर सकता है, जो देश इसके लिए जिम्मेवार है उस पर उसके ऊपर वो उसकी जिम्मेवारी तय की जाए। सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण रूप से, द स्पॉन्सर लेड बाय द यूएस। ये जो स्पॉन्सर था वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स और इसके जो भी गठबंधित हैं, एलाइज का मतलब जो इसके गठबंधन में है उसके द्वारा, एंड यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन देशों के द्वारा ये लाया गया था। डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक्स। लेकिन ये लोग पीस तो चाह रहे हैं, लेकिन ये आह्वान किए ही नहीं कि सच में शांति प्रक्रिया की बहाली के लिए पीस टॉक्स होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। समथिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट, और समथिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट का क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है इनका। डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट। और इसको जो है अभी, यानी पीस प्रक्रिया को अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने सपोर्ट नहीं किया, फेवर नहीं किया। क्यों नहीं किया? गिवन द स्टेटस क्वा एडवांटेज। स्टेटस क्वा का मतलब होता है यथा स्थिति बनाने रखना।
तो यथास्थिति बनाए रखने को अगर देखें, जो अभी फ़िलहाल जो परिस्थिति है, दैट लाइज विथ रशिया फोर्सेज हैविंग लेड क्लेम टू अबाउट 1/5 ऑफ द यूक्रेन टेरिटरी। अभी अगर स्टेटस क्वा मेंटेन किया जाता है, यानी यथास्थिति जिसको कहते हैं, तो रूस की जो सेना है वो दावा कर रही है कि जो 1/5 जो पार्ट है यूक्रेन का, उसके ऊपर उसने क्या कर लिया है, एडवांटेज है, उसका कब्जा है। 2 अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय रशियाज एलाई बेलारूस। 2 अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट का मतलब सुधार कह सकते हो, वो सजेस्ट किया गया है रूस का जो गठबंधन में है, रूस के जो साथ में है, जिसका नाम है बेलारूस, टू रिप्लेस द टर्म इन्वेजन विथ व्हाट रशिया कॉल्स अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो बेलारूस की मांग है कि इसको आप घुसपैठ मत कहिए, यानी जो रूस के द्वारा किया गया है उसको घुसपैठ की दर्जा ना दें, बल्कि इसको रूस जो कहता है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, वो उसका नाम होना चाहिए। एंड टू कॉल फॉर अ डायलॉग इमीडिएटली वर रिजेक्टेड। और बेलारूस ने भी कहा कि यहाँ पे कोई किसी तरह से बातचीत करने के जो मांग है उसको रिजेक्ट किया जाता है। एज अ रिजल्ट, इसका जो परिणाम हुआ, ऑल्दो देयर इज़ अ मिलिट्री स्टेलमेट इन यूक्रेन, हालांकि वहाँ पे मिलिट्री के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया है यूक्रेन में। कैजुअलिटीज़ कंटिन्यू टू राइज, कैजुअलिटी जो हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। कैजुअलिटीज़ का मतलब जो होता है नुकसान होगा, जो जान माल की खतरा हो रही है, जाने जा रही हैं, उसको कहा जाता है। तो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव नॉट फाउंड फेवर विथ मच ऑफ द वर्ल्ड। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, सैंक्शंस का मतलब होता है जो किसी के ऊपर लगा देने से उसके साथ व्यापार वगैरह बंद हो जाता है। तो जो रोक लगाई गई है, सैंक्शंस लगाई है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, वो पूरे वर्ल्ड पे उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यूक्रेन एंड नेटो कंट्रीज़ कॉल्ड द वोट अ मेजर विक्ट्री। यूक्रेन और नेटो कंट्रीज़ ने कहा है कि ये जो बहुत बड़ी विक्ट्री है वोट के द्वारा, 141 फेवर में है। तो मच लाइक दे हैड अ सिमिलर वोट ऑन मार्च 2022। और इसी प्रकार का एक बार और वोटिंग हुई थी पिछले साल मार्च के महीने में ही 2022 में। इन स्पाइट ऑफ सेवरल अटेम्प्ट्स बाय यूएस, कई कोशिशों के बावजूद भी, यानी यूएस के कई बार कोशिश करने के बावजूद भी, साथ ही उसके साथ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भारत को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इंडिया एब्सटेन कर गया, यानी इस बार फिर से न्यूट्रल रह गया। यानी यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स लगातार कोशिश कर रहा था, यूरोपियन कंट्रीज़ लगातार कोशिश कर रहे थे भारत को समझाने की, लेकिन भारत नहीं माना और भारत उन लोगों को फेवर में नहीं गया और एक बार फिर से वो तटस्थ रह गया, एब्सटेन कर गया। विच इट हैज़ कंसिस्टेंटली डन सिंस लास्ट ईयर। पिछले बार भी यही हुआ था, पिछला बार जो आया था उसमें भारत तटस्थ रह गया था। और तटस्थ रहना का मतलब एक फ्रेज़ याद रख सकते हैं, सीट ऑन द फेंस। सीट ऑन द फेंस यानी फेवरिंग नीदर साइड, जिसमें आप किसी भी साइड को फेवर नहीं करते हैं, आप न्यूट्रल रहते हैं। तो सीट ऑन द फेंस, FENCE लिखा हुआ है। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो US है और यूरोपियन कंट्रीज़ के लाख मान मनोबल के बावजूद भी जो भारत है इसमें एब्सटेन कर गया। और ये एब्सटेंशन इसकी पहली बार नहीं है, पिछली बार भी जब आया था वोटिंग का टाइम, उस समय भी भारत एब्सटेन कर गया था। ठीक है। इन एक्सप्लेनेशंस बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर एट इंटरनेशनल फोरम। भारत की तरफ से एक्सप्लेनेशन कौन दे रहे थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनका नाम है S जयशंकर। उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे यानी इंटरनेशनल स्टेज पे उन्होंने ये अपना क्लैरिफिकेशन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, और उन्होंने कहा कि सम ऑफ विच वर रिटरेटेड बाय इंडियाज़ UN envoy ऑन थर्सडे। अब देखो, जो जयशंकर ने कहा था वही चीज़ को जा करके जो भारत की तरफ से वहाँ पे प्रतिनिधि नियुक्त थे, एनवाई का मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधि। तो UN में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सेम बात कही गई जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा इंटरनेशनल फोरम में कहा गया था। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ असर्टेड इट्स स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी।
मोदी की जो सरकार है उसने असर्ट किया है कि एक इसकी अपनी स्वायत्तता हो, अपनी जो स्वतंत्रता हो, इसके ऊपर कोई व्यक्ति दबाव डाल के काम नहीं करवा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जो है, यानी मोदी की सरकार है, वो किसी भी इंटरनेशनल और किसी भी सुपर पावर के बातों को मानने पे मजबूर अभी नहीं है। इसकी अपनी ऑटोनॉमी है, ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और ये स्वतंत्र है इस मामले में। साइटिंग इट्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप विथ मॉस्को, मॉस्को के साथ जो इसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, या ट्रेडिशनल नॉट इंटरनेशनल, जो लंबे समय से हमारा रूस के साथ अच्छा खासा रिलेशन चलता आ रहा है, उसका हवाला देते हुए, साइटिंग का मतलब वहाँ पे हवाला देना हो गया, उसका हवाला देते हुए इट्स इनिशियल कंसर्न्स ऑफ बिकमिंग अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट वाइल इंडियन स्टूडेंट्स वर्क आउट इन द मिडल। कह रहा है कि इसकी जो शुरुआती कंसर्न्स थी, चिंताएं थी, तो एक पार्टी के तौर पे, एक पक्ष के तौर पे इस कन्फ्लिक्ट में भाग लेना। हालांकि इंडियन जो स्टूडेंट्स थे वो मिडिल में ही पकड़े गए थे, वहाँ पे पता ही होगा, उनको एक ऑपरेशन चला करके लाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति या कुछ ऐसा नाम था, मैं भी भूल रहा हूँ। स्ट्रेसिंग दैट, उसमें स्ट्रेस किया गया था कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग आर द ओनली वे फॉरवर्ड। कह रहा है कि डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति होता है और एक डायलॉग मतलब बातचीत होता है। तो कूटनीति और बातचीत है वो वही मतलब आर ओनली वे फॉरवर्ड, एक ही रास्ता है आगे। एंड क्लेमिंग दैट, ये दावा करते हुए कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ न्यूट्रलिटी, और ये ज़रूरी है कि इसके लिए क्या मेंटेन करके रखा जाए, न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता को मेंटेन करके रखा जाए। ऑफ शॉर्ट टू लीव स्पेसफुल मीडिएशन, और एक तरह से, एक प्रकार से एक रास्ता छोड़ दिया गया है कि भारत मेडिएट करेगा, न इधर पक्ष लेगा न उधर पक्ष लेगा, तो मेडिएटर के रोल के लिए अपने आप को सुटेबल बना रहा है भारत। while its decision to reject unilateral Western sanctions on Russia and increase trade in fuel and fertilizers with Moscow can be explained by the desire for independent decision making। वहीं दूसरे तरफ से बात करें कि मीडिएटर के बात साथ साथ भारत को एक तरफा, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा, वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिया था। पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, रोक लगा दिया था, और कहा था कि इसके साथ कोई भी देश किसी प्रकार का व्यापार वगैरह नहीं करेगा। इन सब के बावजूद भी भारत ने मॉस्को के साथ अपना जो फ्यूल हो गया या फिर और भी ट्रेड है, फर्टिलाइज़र वगैरह का ट्रेड है, उसको बढ़ाया। और इसने कहा कि ये हमारी डिज़ायर है, इच्छा है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हम लोग कर सकते हैं, किसी के ऊपर हमारे ऊपर दबाव नहीं हो सकता है, यानी ये हमारी इच्छा के अनुरूप होगा। ये नहीं कि कोई देश कहेगा कि इसके साथ व्यापार नहीं करो, इसके साथ ये नहीं करो, तो हम लोग उसकी बात मान करके चलेंगे। तो ये भारत की ताकत को दिखलाता है और बतलाता है कि भारत जो है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए अब जाने लगा है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के कहने पे काम नहीं करता है। हालांकि आपने देखा होगा उस समय काफ़ी गतिरोध है, अमेरिका हमारे तरफ आंखें दिखा रहा था, कह रहा था कि आपको किसी प्रकार का व्यापार उसके साथ नहीं करना है। उसके उलट भारत ने उसकी बात का परवाह करते हुए और न करते हुए रूस के साथ व्यापार किया था, और अच्छा खासा व्यापार किया था, और भी रुपये में व्यापार किया था। ये भी बहुत बड़ी बात है। It is becoming increasingly hard for New Delhi to hold that abstaining from voting at the multilateral stage as a principal stand। अब कह रहा है कि ये भारत के लिए थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है कि लगातार अपना एक एब्सटेंशन का जो पोजीशन है, यानी तटस्थता वाली जो पोजीशन है, उसको होल्ड करके रखना, और बार बार अपना जो प्रिंसिपल है मल्टीनेशनल या फिर मल्टीलैटरल स्टेज पे वोटिंग करने से जो बचने वाली जो स्थिति है, उसको रोक पाना भी मुश्किल जैसा लग रहा है। इट हैज़ बिकम वेरी क्लियर दैट दिस इज़ इंडीड अ रशियन इन्वेशन ऑफ इट्स अ स्मॉलर सॉवरेन। ये भी क्लियर हो चुका है कि ये जो इन्वेजन हुआ था, यानी कहने का मतलब जो है घुसपैठ की गई थी, वो रूस के द्वारा हुई थी, अपने छोटे छोटे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर। one that has not been halted despite
one that has not been halted despite Russian gaining its initially announced strategic goals। और इसको रोका नहीं गया था, इसके बावजूद कि रूस ने ये कहा था कि ये उसका स्ट्रेटजिक गोल है, यानी वो इसको प्राप्त करना चाहता है। यानी रूस, ये तो फैक्ट है कि रूस ने ही ये आक्रमण किया है, या कह लो कि उसके ऊपर घुसपैठ की है। इसके बावजूद भी इसको रोका नहीं गया, ये तो बात पक्की है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेटेड स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एक बहुत जानी पहचानी स्टेटमेंट है कि दिस एरा इज़ नॉट ऑफ वार, ये जो एरा है वो युद्ध का एरा नहीं है। हैज़ नॉट बीन हीडेड बाय प्रेसिडेंट पुतिन, इस पे पुतिन के द्वारा किसी प्रकार का हीड का मतलब ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया गया। मोदी के कहने के बावजूद भी मोदी ने कई ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे बोला है कि ये जो एरा है युद्ध का एरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। एंड इट इज़ अनक्लियर इफ यूक्रेन सीज इंडिया एज एन अनबायस्ड मीडिएटर। और अब कहा जा रहा है कि ये अभी क्लियर है ही नहीं कि यूक्रेन क्या भारत को एक ऐसे मीडिएटर के तौर पर देखता है जो अनबायस्ड हो, जो निष्पक्ष हो, किसी के पक्ष में ना हो। इंडिया हैज़ प्रूवन ओवर डिकेड्स दैट इट विल नॉट वोट अंडर ड्यूरेस, यानी भारत ने कई सालों से ये अपना स्थिति बना करके रखा है कि किसी के धमकी से, किसी के डर से वो वोट नहीं करेगा। एट द ग्लोबल एंड रीजनल लीडरशिप दैट न्यू दिल्ली क्लेम्स कैन नॉट कम फ्रॉम अपियरिंग डिफरेंट ओवर बेसिक प्रिंसिपल। फिर भी जो भारत बार बार दावा करता है कि वो ग्लोबल पार्टनर है, ग्लोबल लीडरशिप उसके पास है, तो ये तभी आएगा जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो वही बात कही गई, ग्लोबल एंड रीजनल लीडरशिप दैट न्यू दिल्ली क्लेम्स, जो दावा करती है, कैन नॉट कम फ्रॉम अपियरिंग डिफरेंट, अलग होने से नहीं होगा, ओवर बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर, ऑफ सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी जो स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, उसको आप इग्नोर करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर जो सच्चाई है तो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।